मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जयमुक्ति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह महाशास्त्र है और यहाँ इस मूल ग्रंथ के आधार से जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें आश्रम निवृत्ति का उपाय, बंधन मुक्ति का उपाय, ये अपना मूल प्रकरण था। और इस संदर्भ में भी यहाँ बहुत मार्मिक बातें कही गई। आपने ध्यान दिया है, कल अपने चर्चा की है, ये जो शुद्धता का जो एक कारण अंदर में मौजूद है वो कोई अपूर्व और विलक्षण चीज है। वो जिसके पकड़ में आ जाता है समझ लीजिए उसके जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। माने शुद्धता जीवन में कैसे प्रकट हो इसका प्रयास हमारे को करना पड़ेगा। क्या प्रयास कर सकते हैं हम आश्रमों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए? हम क्या प्रयास करें, हम क्या कोशिश करें? तो आचार्य देव ने जवाब दिया, भैया शुद्ध जान, शुद्ध जानेगा तो शुद्धता प्रकट होगी, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता प्रकट होगी। तू क्या चाहता है, तू क्या जानना चाहता है, ये बता। बहुत सरल शब्दों में ये बात आ गई है। यहाँ अपन ने इसी का आधार बना करके कल थोड़ी बहुत चर्चा कारण शुद्ध पर्याय के संदर्भ में भी की थी। और जैसा आपको कारण शुद्ध पर्याय के संदर्भ में कहा था, बताया था, आप यदि बिल्कुल हूबहू उस चीज को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं उस कारण शुद्ध पर्याय पुस्तक के कवर पृष्ठ पर। आपने देखा कभी कारण शुद्ध पर्याय नामक पुस्तक देखी आप लोगों ने? नहीं, हमने तो नहीं देखी है, पर गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है 15वीं गाथा नियम सार की 15वीं गाथा पे, वो आपने जो कल एग्जाम्पल कोट किया था ना, वही एग्जाम्पल हाँ पढ़ा था उनका प्रवचन। अच्छा, कारण शुद्ध पर्याय नामक एक पुस्तक है। कारण शुद्ध पर्याय का चित्र आप लोगों ने कभी देखा हो तो वही चित्र बिल्कुल कारण शुद्ध पर्याय की पुस्तक पर प्रकाशित किया गया है। कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, कई जगहों पर रहता है। मैंने तो कई जिन मंदिरों में, क्षेत्रों पर, अपने जो मुमुक्षु मंडल के जो क्षेत्र हैं उन स्थानों पर मैंने कारण शुद्ध पर्याय का स्पेशल चित्र देखा है। अभी आप कहते हो तो थोड़ा याद आ रहा है कि एक पुरुष का चित्र है और फिर थोड़ा एंगल बना के उसका अंदर का जो प्रवाह जो बताया, ऐसा कुछ अभी ध्यान में आ रहा है। ऐसे हाँ, एक प्रकार का कुछ है। उसमें नीचे तल में देखते हैं समुद्र दिखाया गया है एक। हाँ। एक समुद्र प्रदर्शित किया है। उस समुद्र में सबसे ऊपर ही ऊपर तो लहरें दिखाई गई है जिसमें उदय भाव है, उपशम भाव है, क्षयोपशम भाव है और क्षायिक भाव है। ये सब पारिणामिक भाव नहीं। हाँ। उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये चार भाव तो उत्पाद व्यय वाले हैं। उत्पाद व्यय रूप ऊपर लहरें दिखा रखी है। और नीचे देखते हैं तो नीचे उन्होंने 47 शक्तियां दिखा रखी है। जो तल में है, गहराई में, समुद्र की गहराई में जिस प्रकार रत्न भरे रहते हैं ना, जिस तरह समुद्र में भीतर अंदर में बहुत अपार रत्न भरे रहते हैं, रत्न राशि भरी रहती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ आत्मा रूपी समुद्र में भी 47 शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म। 47 शक्तियां तो अपने को नाम मालूम है, बाकी तो अनंत शक्तियां हैं जो स्वभाव में मौजूद है। ये दो पार्ट हो गए। पहले वाला औदयिकादि भाव वाला पार्ट, उत्पाद व्यय वाली पर्यायों वाला, और एक दूसरा पार्ट बतलाया जो नीचे शक्तियों, गुण, धर्म वाला, स्वभाव वाला है।
त्रैकालिक, इन दोनों के बीच में जो एक निरंतर वर्तती हुई धारा है, ठीक है ना, उसको कहा कारण शुद्ध पर्याय। हाँ। आप यदि उस चित्र को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको वो चित्र भी मिल जाए। आप नेट वेट पे कहीं सर्च करने की कोशिश कीजिएगा या कारण शुद्ध पर्याय की बुक देखिएगा, आप उसका कवर देखेंगे तो आपको स्पष्ट ख्याल में आएगा कि कारण शुद्ध पर्याय क्या चीज है। लहरों के नीचे और गुण धर्म स्वभाव शक्तियों से ऊपर बीच में एक ध्रुव बहने वाली धारा बह रही है। वो धारा किंतु ध्रुव है। हम ध्रुव धारा की बात कर रहे हैं, वो कारण शुद्ध पर्याय है। शुद्धता का वो कारण है। अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती, इसलिए शुद्धता का जो वर्तमान कारण है उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। ये बस इतना महत्वपूर्ण समझने योग्य बात थी जिसके बारे में अपन ने कल थोड़ा बहुत प्रकरण छेड़ा था। और बहुत गुरुदेव के जो प्रवचन है उस कारण शुद्ध पर्याय के ऊपर बहुत मार्मिक है। दिगंबर संतों की महिमा गाई है उन्होंने प्रारंभ से ही। अनुभव रस में लेखनी डुबो डुबो कर भाव निकाले हैं। क्या गजब किया है संतों ने, कहाँ से रहस्य निकाल दिए। वन की गुफा में बैठे हुए संत जिनसे कोई नगर का रास्ता पूछे तो उन्हें पता न हो, लेकिन मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान कर दिया है। कि साहब आपको नगर का रास्ता पता है क्या महाराज? हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं, आप ही यहाँ मनुष्य दिख रहे हो बैठे हुए, तो क्या आप हमें नगर का रास्ता बता सकते हैं? हमें जंगल से मुक्त होना है। वो कहते हैं इस जंगल से मुक्त होने का रास्ता अर्थात नगर का रास्ता तो हमें पता नहीं है, लेकिन संसार रूपी जंगल से मुक्त होने का रास्ता चाहिए हो तो उसको हमें पता है, वो बता सकते हैं। भववन से यदि आपको मुक्त होना हो तो वो रास्ता हम बतला सकते हैं। अपूर्व बातें हैं कुछ। सहज शुद्ध चेतना लक्षण पारिणामिक भाव की चर्चा की है। ऐसे पारिणामिक भाव, और फिर इस संदर्भ में अपन ने वो इसमें जो शब्द दिए हैं अनुस्युति, अनुस्यूत, पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत, जो पिछली पर्याय में भी था धागे की तरह, और भविष्यकालीन पर्याय में भी जो रहेगा धागे की तरह। अनुस्यूत शब्द का अर्थ ही इस प्रकार का होता है, मोतियों को धागे में पिरो देना, बस पिरोए हुए मोतियों के समान। यह अनुस्यूत का अर्थ होता है इस प्रकार का। इस प्रवचन 99 गाथा के अंदर झूलते हुए हार का उदाहरण देकर के चर्चा की है। आप लोगों में से कोई पूछ भी रहे थे मेरे से अंतिम समय में, हाँ। तो यदि वो प्रकरण आप लोगों के पास में होंगे तो आप लोग उसे देख सकते हैं। उसका कुछ अंश मेरे पास में यहाँ अवेलेबल है सामने। थोड़ा सा विषय जटिल जैसा है। 99वीं गाथा की टीका का प्रकरण मैं पढ़ के बतलाता हूँ। हाँ। देखिए, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, क्या कहा? जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु, वास्तु माने भवन, मकान, समग्र पने द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। रमाबेन सुन रहे हो ना? रमाबेन मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ ओके पंडित जी मैं सुन रही हूँ। बुक नहीं है किसी, वही थोड़ा सा बिना बुक के जटिल लगेगा आपको, कठिन लगेगा बात, क्योंकि शब्द ही बिल्कुल थोड़े से
भाषा, प्रवचन सार की भाषा वैसे भी जटिल है अपने आप में। प्रवचन सार की जो टीका है उसकी भाषा कठिन है, सहज बोधगम्य नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं तो सरल है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य की टीका से वो और जटिल हो गया है। सही बात है। तो देखना, आप मूल गाथाओं का अर्थ पढ़ना और उसकी टीका पढ़ के देखना। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम है। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। कितना समझ में आ रहा होगा। कुछ लाइनें और पढ़ता हूँ, फिर आप लोग डिसीजन लीजिएगा क्या करना है। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है, उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। क्या समझ में आई बात? उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक, सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने। नहीं समझ में आया। देखो इसमें अपने समझ में आया। हाँ जी, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा। समझ में आएगा भी। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों के सामने हो ना, तो मैं एक एक शब्द को समझाऊं आपको, तो आप उस शब्द की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और भाषा भी समझे। मेरे पास तो है, सामने है। मेरे पास भी है प्रवचन सार है, कुछ लोगों के पास में है। प्रवचन सार निकाल लीजिए जिनके पास में भी है। आप लोग यदि घर में बैठे हैं और ऑनलाइन भी है तो आप खोल ही लीजिए आज, फिर अपन इसकी चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। जितनों के पास में है तो ठीक है, और जिनके पास में नहीं है वे भी जटिल न समझें, समझने का प्रयास करें। पहली बार में शब्द नए लगते हैं और जब वही शब्द बार बार में सुन लिए जाते हैं तो फिर वे सरल लगने लगते हैं हमारे को। गाथा कौन सी है पंडित जी? 99 अमृत चंद्राचार्य की टीका में 99 नंबर की गाथा की टीका पढ़ रहा हूँ मैं। 99 ठीक है। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, एक एक लाइन समझते चलें। द्रव्य का वास्तु, वास्तु क्या चीज होती है? बहुत फेमस शब्द है ये वास्तु आज के समय में। शायद ही कोई गृहस्थ मनुष्य ऐसा हो जिसने वास्तु शब्द ना सुना हो। वास्तु का मतलब क्या होता है? मकान का दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए, खिड़कियां इधर होनी चाहिए, ये होता है ना वास्तु का मतलब। हाँ जी। वास्तु का मतलब दक्षिण भारी होना चाहिए और उत्तर हल्का होना चाहिए, बीच में से ये होना चाहिए और इधर ये होना चाहिए, दरवाजे अंदर खुलने चाहिए, खिड़कियां बाहर खुलनी चाहिए, सीढ़ियां इतनी होनी चाहिए। क्यों इसको वास्तु कहते हैं? लौकिक में कहते हैं पर वैसा नहीं है। देखिए मैं बतलाता हूँ। वास्तु शब्द का अर्थ होता है भवन। वास्तु माने होता है मकान। वास्तु शास्त्र जिसमें मकान की चर्चा की गई हो, घर के बारे में जिसमें चर्चा की गई हो, वो कहलाता है वास्तु शास्त्र। अब यहाँ द्रव्य का वास्तु,
माने द्रव्य का घर, द्रव्य की भूमि, द्रव्य की जमीन, द्रव्य रूपी बिल्डिंग, ये समझ में? द्रव्य का वास्तु क्या चीज है? हाँ। तो क्या होगा बोलो द्रव्य का वास्तु? द्रव्य का वास्तु माने उसके प्रदेश। हाँ ठीक है। जमीन है ना द्रव्य की, द्रव्य की जमीन कौन सी है? प्रदेश। गुण नहीं, गुण तो मकान में जड़े हुए रत्न है, वो तो विविध प्रकार के रत्न जो जड़ रखे हैं अपन ने मकान में, उस तरह से गुण धर्म शक्तियां। तो वास्तु क्या चीज है? कि वास्तु है द्रव्य के प्रदेश, इसे कहेंगे वास्तु। जगह है, वो जमीन है। ये कहा समग्र पने से देखो उसको, अखंडता से यदि आप उस वस्तु को देखते हो तो एक है वो पूरी की पूरी। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्र पने से, परिपूर्ण पने से देखने पर एक है, लेकिन फिर भी उसके उस विस्तार में, विस्तार क्रम जो दिखाई दे रहा है, उसका जो फैलाव दिखाई दे रहा है, असंख्यात प्रदेशी पना, ये जो उसका विस्तार है, फैलाव है, उसके सूक्ष्म अंशों को प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश की व्याख्या है। सच में आत्मार्थियों को या फिर जैन विद्या के जो अध्येता हैं, विशेष ज्ञानी अभ्यासी, उन लोगों को प्रदेश और पर्याय आदि की यही परिभाषाएं याद होनी चाहिए, दूसरी परिभाषा नहीं चलेगी। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं एक छोटी सी बात कि पर्याय किसे कहते हैं? बताइए। गुणों का विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। वस्तु की अवस्था, आपका जवाब तो ठीक है। जो भी अवस्था है वो पर्याय है। परिणाम पर जो भी अवस्था है, गुणों का परिणमन है, द्रव्य की अवस्था है, उसको पर्याय कहते हैं। यही परिभाषाएं, गुणों में होने वाले प्रति समय परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये पर्याय की यही परिभाषाएं जानते सुनते हैं अपन। लेकिन हम हमारे महाविद्यालय में शास्त्री वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते समय क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं, समझाते हैं कि पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। हाँ जी। ऐसे द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। ये नहीं होगा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसा नहीं। हाँ जी। जो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वो सब द्रव्य है, जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। ये बहुत मार्मिक है ये बात छिपी हुई, जो मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ये बात कोई साधारण नहीं है, ये विद्वानों के स्तर की बात कर रहा हूँ। ये जैन शासन के अध्येता व्यक्तियों को इस तरह की बातें ख्याल में होनी चाहिए। आप लोग बहुत सूक्ष्मता से अभ्यास करते हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपकी निगाह में होनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि साहब क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें, ये बताओ हमारे को। पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं इसमें, और वो परिणमन को पर्याय कहते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ता है। कि साहब पर्याय क्या होती है? कि एक समय की होती है पर्याय। कोई व्यक्ति व्याख्या करके समझाने लगे जो एक समय की होती है, जो उत्पाद व्यय वाली होती है, जो क्षणिक होती है, जो बदलती रहती है, वो पर्याय है। एग्जाम में यदि हमारे विद्यार्थी तो हमारे लिए, आप लोग तो कह सकते हैं विद्वान, प्रवचन करते हैं, सब प्रवचनकार हैं, माने वो लोग यदि एग्जाम में इस तरह की बात लिख देवे तो हम उनको 0 नंबर देते हैं, गलत कर देते हैं उनका जवाब। क्यों? क्योंकि एक विद्वान से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो ऐसी बात कहे जो विद्वत्ता पूर्ण हो। ये भाषा तो अनाड़ियों की भाषा है, उत्पाद व्यय वाली, क्षण भंगुर, एक समय की।
भाई साहब ये अपूर्ण परिभाषा है पर्याय की। असली परिभाषा क्या होगी पर्याय की? पर्याय की असली परिभाषा होती है जो पर्यायार्थिक नय का विषय हो उसे पर्याय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय कहलाता है। अब साहब इसमें क्या होगा ये बताओ मेरे को, क्या फर्क पड़ गया उसमें और इसमें? कि जब हम कहते हैं दृष्टि का विषय पर्याय मात्र से पार है तो उसका अर्थ अकेले उत्पाद व्यय वाली पर्याय से पार नहीं है। क्या अकेले उत्पाद व्यय वाली पर्याय से पार नहीं है? समझ में आ रही है बात? उसके बहुत तरह की बातें हैं उसमें शामिल, उत्पाद व्यय वाली पर्याय के अलावा भेद भी उसमें शामिल होंगे, विशेष भी उसमें शामिल होगा, अनेकता भी उसमें शामिल होगी। वो सब पर्याय है जो दृष्टि का विषय नहीं है, जो आत्मानुभूति का विषय नहीं है। पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। जब आचार्यों ने यह आवाज लगाई शास्त्रों में कि पर्यायार्थिक नय से दृष्टि हटा करके द्रव्य स्वभाव पर लाओ, जब ऐसा उपदेश दिया संतों ने, तो उनका अर्थ अकेला उत्पाद व्यय से दृष्टि हटाना नहीं था। उनका अभिप्राय भेदों से दृष्टि हटाना भी था। गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं क्योंकि वो भेद रूप है ना, वो पर्यायार्थिक नय का विषय है। गुण भेद, प्रदेश भेद, ख्याल में आ रही है बात? विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये सब पर्यायार्थिक नय के विषय होने से पर्याय हैं और सभी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। दृष्टि सबसे हटानी पड़ेगी, इतना फर्क पड़ता है परिभाषा का। ऐसे द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा बतलाई, ऐसे हमने तो कहा यद्यपि वस्तु जो है द्रव्य है वो अखंड पने द्वारा एक है, फिर भी आप परिभाषा ही पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं विस्तार क्रम में प्रवर्तमान वस्तु के सूक्ष्म अंश प्रदेश हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, क्या कहा है? विस्तार क्रम में प्रवर्तमान, विस्तार, फैलाव, जगह है, एरिया, उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश है वो प्रदेश है। ये प्रदेश की व्याख्या कही। यूनिट, जैसे समझिए हमने कहा आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। मतलब आत्मा असंख्यात प्रदेशी कैसे हो सकता है? आत्मा तो एक ही है। आप आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कैसे कह रहे हो? समझ में नहीं आ रही हमारी को तो बात। कि इसलिए समझ में आनी चाहिए आपको कि एक होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है, माने उसके जो यूनिट है उसके क्षेत्र की वो प्रदेश है। साहब उन प्रदेशों के बीच में कोई बाउंड्री है? उन प्रदेशों के बीच में कोई लाइन खींची हुई है? उन प्रदेशों की संख्या कैसे निश्चित होगी असंख्यात? तो कहा एक प्रदेश और दूसरा प्रदेश ये दोनों परस्पर में अलग अलग हैं, इसलिए वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। नहीं तो आत्मा को एक प्रदेशी मान लेते। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग नहीं होता तो आत्मा एक ही प्रदेशी मान लेते, जितना भी बड़ा है वो पूरा एक ही है। असंख्यात प्रदेशों की क्या जरूरत थी कहने की? देखिए जिस तरह से इन्होंने यहाँ प्रदेश की परिभाषा बतलाई है उसी तरह से पर्याय की परिभाषा भी बतलाई है। आगे वाली लाइन देखिए, क्योंकि ये 4 लाइनें एक साथ समझ में आएगी आपके, 3 लाइनें 4 लाइनें। अभी क्या बात कही? द्रव्य का वास्तु अखंड पने द्वारा एक होने पर भी, माने पूरा द्रव्य अखंड होने पर भी उसके विस्तार के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। उसी प्रकार क्षेत्र को उदाहरण बनाया, काल को सिद्धांत बना रहे हैं। उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति
वृत्ति मतलब परिणमन, वर्तना, वर्तन करना। ये द्रव्य की वृत्ति समग्रपने का एक होने पर भी, माने काल की अपेक्षा से भी वस्तु अखंड है क्या? काल से भी वस्तु अखंड है क्या? हाँ है ना, बोलते तो है अपन कालेन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी। मैं क्षेत्र से भी खंडित नहीं होता, मैं काल से भी खंडित नहीं होता, मैं द्रव्य से भी खंडित नहीं होता, मैं भाव से भी खंडित नहीं होता। ऐसा वस्तु स्वरूप है, मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता। ऐसा अखंड द्रव्य की वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी, माने अनादि अनंत उसका प्रवाह, तो कह रहे वो जो अनादि अनंत प्रवाह है, उस प्रवाह में प्रवर्तमान जो सूक्ष्म अंश है उसका नाम है पर्याय, उसका नाम है परिणाम, एक समय का परिणाम। क्या चीज है वो? प्रवाह क्रम में जो प्रवर्तमान वस्तु है उसके सूक्ष्म अंश, माने प्रवाह का सूक्ष्म अंश तो कहलाता है पर्याय, और विस्तार का सूक्ष्म अंश कहलाता है प्रदेश। दो चीजें हो गई, जगह है और काल है, क्षेत्र है और काल है। क्षेत्र के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहेंगे और काल के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहेंगे, माने पर्याय कहेंगे। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है भाई, इसलिए उपयोग को थोड़ा सा सूक्ष्म करके समझना पड़ेगा। अब देखो और बात गजब की कहते हैं। संजीव जी एक बार फिर से बताइए, आपने कहा काल के अंश को और क्षेत्र के अंश को। क्षेत्र का अंश तो प्रदेश कहलाता है। हाँ जी। क्षेत्र का अंश प्रदेश है, माने क्षेत्र की यूनिट प्रदेश है, ठीक है। और एक प्रदेश है, और काल का जो अंश है एक समय है, वो कहलाएगा परिणाम। एक समय, परिणाम एक समय है, एक समय। परिणाम मत समय भाई। तो जो प्रवाह क्रम का मतलब हो गया काल, और विस्तार क्रम का मतलब हो गया क्षेत्र। क्षेत्र जिस तरह से क्षेत्र के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहा है, उसी तरह से काल का भी सूक्ष्म अंश है। जैसे बहती हुई नदी का सूक्ष्म अंश क्या है? पानी की एक बूंद, हाँ जी, तो उसका सूक्ष्म अंश है। एक एक बूंद करके जुड़ता वो जो है ना, बहुत बड़ा विशाल रूप वो आपको नदी दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनिट जो है उसकी वो तो एक बूंद है। हाँ जी। अब इतना नहीं, अब इसका उल्टा समझाना चाहते हैं। विस्तार क्रम का कारण क्या है? विस्तार के सूक्ष्म अंश तो कह दिए थे प्रदेश, है ना। विस्तार के सूक्ष्म अंश को तो प्रदेश कहा। अब विस्तार क्रम का क्या कारण है? तो कहा प्रदेशों का व्यतिरेक। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है, इसलिए वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। यदि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न न हो, जैसे हमने कहा कि साहब यहाँ 5 लोग बैठे हैं, तो 5 लोग कहना कब संभव है? जब पांचों व्यक्ति अलग अलग हों, तब 5 लोग कहना संभव है ना। हाँ जी। फिर हमने कहा इस रूम में, इस हॉल में 1000 टाइलें लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1000 टाइल्स लगी हुई है का मतलब हर टाइल अलग अलग है, यही अर्थ हुआ उसका, तभी तो 1000 होगी। हम
पहली टाइल पर खड़े हैं, सब टाइल्स के ऊपर नंबर डाल दो, तो एक टाइल से दूसरी टाइल की जो भिन्नता है, एक टाइल से दूसरी टाइल का जो अंतर है, एक से दूसरी टाइल जो पृथक है, ये पृथकपना होने के कारण ही 1000 टाइल लगी हुई है, ये बात कह सकते हो आप। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, ये बात कब कही जा सकती है? जब पहला प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग हो और उससे जुड़ा हुआ एक और प्रदेश है जो उन दोनों प्रदेशों से अलग है, उनसे जुड़ा हुआ एक और प्रदेश है जो उन तीनों प्रदेशों से अलग है, उनसे जुड़ा हुआ एक और प्रदेश है जो उनसे भी अलग है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। इस तरह से एक एक प्रदेश की काउंटिंग करेंगे अपन, कंटिन्यू देखेंगे उनको एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे कि समग्र पने की दृष्टि से देखो तो एक है पूरा हॉल, लेकिन एक एक टाइल की अपेक्षा से देखो तो 1000 टाइल लगी हुई है, 1000 टाइल लगी हुई है। इसी तरह से अखंड पने से देखो क्षेत्र की अपेक्षा से तो द्रव्य एक है, अखंड है, किंतु सूक्ष्म प्रदेशों की अपेक्षा से देखो और प्रदेशों के परस्पर व्यतिरेकी पने की अपेक्षा से देखो तो सब प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। अभी और आगे देखिए, धीरे धीरे प्रकरण खुलने लगेगा, अभी तो शुरुआत की है अपन ने। उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण, अब बोलो, नदी का बहुत सटीक उदाहरण है। प्रवाह और प्रवाह क्रम, क्रम कहना कब संभव है? जो पानी अभी आपकी निगाह के सामने से बढ़ा है ना, वो पानी अगली सेकंड में नहीं है। आप नदी किनारे बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं, आपसे पूछा कि क्या देख रहे हो, कि नदी बह रही है, कि समग्र पने से उसका नाम नदी है, समग्र पने देखते हो तो। लेकिन सूक्ष्म अंशों की अपेक्षा से देखो तो प्रत्येक बूंद अलग अलग है। जो पानी अभी दिख रहा है 2 मिनट बाद में वो पानी आपको दिखेगा ही नहीं, वो तो बह गया, गया वो तो। ऐसे ही परिणामों के प्रवाह की चर्चा कर रहे हैं। आप जिस पर्याय को देखने की बात कर रहे हैं वो पर्याय आगे है कहाँ? नहीं, वो पर्याय तो खत्म है, वो पर्याय तो वो नहीं है, अब कुछ भी फिनिश हो गई। अगले समय नई पर्याय है, अगले समय नई पर्याय है। एक पर्याय यदि दूसरे पर्याय से भिन्न ना हो तो फिर पूरा द्रव्य एक ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यदि एक बूंद दूसरे बूंद से पृथक ना हो, नदी में एक एक बूंद यदि अलग अलग न हो तो पूरी की पूरी नदी एक ही हो जाएगी, फिर उसके मतलब उसमें विभाजन नहीं हो सकेगा। जबकि सब अलग अलग दिखती है। हमारे द्रव्य के परिणामों की बात यहाँ समझा रहे। प्रवाह माने द्रव्य का बहाव, उस बहाव के क्रम का क्या कारण है? इसका क्रम तब पड़ता है जब पहली पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न हो तो क्रम पड़ेगा। ये क्रम शब्द उसके क्या कहेंगे, काउंटिंग या एक के बाद एक, इस बात का सूचक है। 1 by 1 क्रम जो है ये 1 by 1 को बतलाता है, एक के बाद एक। कि साहब कहीं भीड़ लगी हुई है और हमने कहा कि एक एक करके आओ 1 by 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रम से आओ, एक साथ नहीं, बिल्कुल सब क्रम से आएंगे ऐसे नहीं। तो ये जो क्रम है, हमने कहा प्रवाह क्रम, यहाँ शब्द क्या दिया है अमृतचंद्र स्वामी ने? प्रवाह क्रम। तो प्रवाह क्रम का क्या कारण है? तो कहा परिणामों का परस्पर व्यतिरेक, परिणाम न्यारे न्यारे हैं, ये कारण है उसका। एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न है, ये उसका कारण है। बहुत मार्मिक बात कह दी यहाँ इन्होंने पर्यायों के क्रम को सिद्ध किया। सबसे पहले प्रदेश क्रम से है और पर्याय भी क्रम से है।
यह बात सिद्ध की। फिर उसके बाद में आगे बढ़ के क्या चर्चा की है देखिए आप। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, अब प्रदेशों को देखो। जब मैं आपसे कहता हूं प्रदेशों को देखो, तो आप हॉल में बिछी हुई टाइल्स को देखिए। और कोई प्रदेश तो दिखेंगे नहीं अपने को, क्यों? अपन तो प्रदेश कैसा है, आत्मा का भी इसी तरह से फैलाव है, वही देख सकते हैं अपन। तो एक से एक प्रदेश जुड़े हुए हैं, 1000 टाइलें हैं, पूरा जुड़ करके एक हॉल बन गया है, ऐसा आत्मा का हॉल है, भवन है। ये कह रहे हैं किसी एक प्रदेश पर आप खड़े हो जाओ, 15 नंबर के प्रदेश पर खड़े हो गए आप, 15 नंबर के प्रदेश पर खड़े हो गए। अब उससे पहले वाला प्रदेश 14 नंबर का प्रदेश और 16 नंबर के प्रदेश की क्या पोजीशन है? जब आप 15 नंबर के प्रदेश पर कदम रखते हैं तो 14 नंबर का जो प्रदेश है वो तो जा चुका, और काउंटिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो 15 नंबर के बाद 16 नंबर का प्रदेश है वो अभी आया नहीं है आपके क्रम में। तो आप ये उत्पत्ति और विनाश दिखाई दे रहा है इनमें। देखो लाइन क्या लिखी है, जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित, ये अनुस्यूति शब्द आया देखिए यहाँ, परस्पर अनुस्यूति से रचित, एक दूसरे के साथ में रचे हुए या अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट। भाई आगे पीछे वाले प्रदेशों की अपेक्षा से देखते हो तो उत्पन्न और नष्ट दिखता है, माने नहीं है, लेकिन समग्र पने की दृष्टि से देखो तो उत्पत्ति भी नहीं है, विनाश भी नहीं है, उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। उसी प्रकार परिणाम समझाना चाह रहे हैं यहाँ, अपने अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न पर्याय, ये परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। 25 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई क्या? तो 25 नंबर की उत्पन्न हुई तो 24 नंबर की पर्याय कहाँ गई था? विनष्ट हो गई। पिछला समय चला गया, 8:15 और 3 सेकंड हुए, तो 8:15 2 सेकंड कहाँ गया? विनष्ट हो गया। 8:15 3 सेकंड का क्या हुआ? तो उत्पाद हो गया। 3 सेकंड पर यदि हम खड़े हैं तो 2 सेकंड का व्यय है और तीसरे सेकंड का उत्पाद है। लेकिन परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह पने की अपेक्षा से देखेंगे तो काल का अखंड प्रवाह हमारे को दिखाई देता है, जो उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। ख्याल में आई बात? अनुस्यूति से रचित, अनुस्यूति माने गैप नहीं है, खंड नहीं है, टूटता नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है। अनुस्यूति, एक मोती से दूसरे मोती के बीच में तो अंतर है, लेकिन धागा सब में ऐसा टुकड़े रूप नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भेद तो है, लेकिन उन दोनों पर्यायों के अंदर व्याप्त जो एक प्रवाह है वो अन्वय है, उसे अनुस्यूति कहा है। एक प्रवाह पने से अनुत्पन्न अविनष्ट, या अनुस्यूति का भाव वासन हुआ कि नहीं हुआ? एक पर्याय से दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई, और दोनों में वो जो था ना, वो मेन वही था, अनुस्यूति। जैसे अभी इसको समझिए, ट्रेन चल रही है, मान लीजिए जयपुर से ट्रेन रवाना हुई, हमारे यहाँ से बॉम्बे तक जानी है। अब जयपुर से बॉम्बे तक ट्रेन के बीच में मान लीजिए 25 स्टेशन आते हैं, तो 25 स्टेशनों पर सवारियां उतरती हैं
और चढ़ती हैं। उत्पाद होता है और व्यय होता है, किंतु वो सीट या ट्रेन या उसका प्रवाह वो जो कि त्यों है, कायम है। सीट खाली नहीं है, पूरी ट्रेन में शुरू से लेकर आखिरी तक सीट खाली नहीं है, जबकि उत्पाद व्यय हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति उतर गया तो दूसरा उस सीट पर आकर के बैठ गया, वो उतर गया तो तीसरा उस सीट पर आकर के बैठ गया। तो ये उतरते चढ़ते हुए भी सीट का खाली नहीं होना, यह अनुस्थिति, वो व्याप्त है उसमें हमें मौजूद। लेकिन वो नदी में और पानी थोड़ा सा पानी वो बहता रहता है, एक पानी गया दूसरा पानी आया, तो इसीलिए वो नदी तो नदी रहती है, वो एक प्रवाह रहता है, ऐसे ही ना। हाँ, वो प्रवाह तो कायम है, लेकिन प्रवाह कायम रहते हुए भी पानी वही नहीं है। हाँ, पानी अलग अलग होगा। एक प्रवाह, हाँ, एक प्रवाह पने की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे नदी, और पानी की अपेक्षा से देखेंगे तो कहेंगे गया, नया नया आ रहा है। पानी की अपेक्षा से देखोगे तो आप क्या कहोगे? नया नया आ रहा है क्या? और प्रवाह की अपेक्षा से वही नदी है। देखिए, थोड़ा बहुत प्रकरण और है, मैं इसमें पढ़ता हूं, आप देखिए, अपने पास में मिनट भी 4-5 शेष हैं। जिस प्रकार वास्तु का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, छोड़ो इस 2-4 लाइन को छोड़ दो आप, आगे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की चर्चा की, थोड़ा सा नीचे उतर कर उत्पाद वे द्रव्यात्मक कह दिया, और फिर इसमें ये कह दिया कि स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, इसलिए तत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए, मोतियों के हार की भांति। अब नीचे महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है, इसी के लिए अनुस्थिति के लिए जो समझने योग्य है बात, जिस प्रकार जिसने लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में, क्या कहा? मोतियों का हार है और गोल नहीं है, उस हार का एक तरफ से पॉइंट खोल लो और ऐसा लंबा कर लो, तो कहा जिसने अमुक लंबाई ग्रहण की है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में, मोतियों के उस हार में अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए, क्या अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं। इसलिए जैसे हार झूल रहा है ना, तो अब हार को अपने ऊपर से झुलाया, एकदम ऊपर से पकड़ा, तो जो उसकी जो लटकन थी उसमें एक एक मोती नीचे गिरने लगा। तो लंबा हाथ से ऐसे ऊपर उठाने पर उसके जो मोती थे वे एकदम नीचे की तरफ गिरने लगे। तो कहा पीछे पीछे के स्थानों पर पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं, और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते। ये क्रम है उनका, और सब अपने अपने स्थान पर ही रहते हैं। लेकिन तथा परस्पर अनुस्यूति का रचयिता, जैसा शब्द दिया है, इससे क्लियर होगी बात। परस्पर अनुस्यूति का रचयिता कौन है? अनुस्यूति का रचयिता कौन है बतलाइए? धागा। धागा, ये दिखाया आगे, सूत्र शब्द दिया है। अनुस्यूति का रचयिता है धागा, सूत्र। वो अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। त्रिलक्षणत्व क्या चीज है? एक मोती गया, दूसरा आ गया, एक मोती आया, पहले वाला चला गया, इस तरह से मोतियों के आने जाना ये उत्पाद है। और परस्पर अनुस्यूति का रचयिता वो धागा, वो सब में है, वो है ध्रुव। तो इस तरह से ये त्रिलक्षणत्वपना, त्रिलक्षणपना
त्रिलक्षण मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य, ये प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये हार का उदाहरण दिया है। अब इसका सिद्धांत और पढ़ देता हूं बस में। देखिए, उसी प्रकार जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, नित्य है, जिसकी वृत्ति, जिसका वर्तना नित्य है, ऐसे रचित द्रव्य में अपने अपने अवसरों में प्रकाशित होते हुए, क्या, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित होते हुए समस्त परिणामों में और पीछे पीछे के अवसरों पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं और पहले पहले के परिणाम प्रकट नहीं होते, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचने वाला प्रवाह, ये प्रवाह, देखो ध्यान देना क्या शब्द है, जिसके लिए अपन कारण सिद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे थे। तथा परस्पर अनुस्यूति रचने वाला प्रवाह, ये प्रवाह है जो अनुस्यूति से रचित है। ये अवस्थित होने से जो सबके पीछे ऐसा चल रहा है। कल जो हमने उछलती हुई पर्यायों के नीचे निस्तरंग चलने वाले जल प्रवाह की बात कही थी, बस वो स्वरूप है कारण शुद्ध पर्याय का। इस तरह से वस्तु को त्रिलक्षणत्वपना प्रसिद्धि को प्राप्त है। पहले वाली अपने समय पर है, आगे वाली पर्याय अपने समय पर है, प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर ही होती है। इस तरह से त्रिलक्षणत्वपने की सिद्धि होती है। और इसका आधार बना करके, इसके आधार पर गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके सामने रखी। एक एक पर्याय अपने अपने समय पर खचित है। हाँ पंडित ये जी, सिद्धांत, वो बुक आपने जो बोली थी ना, है वैसा पिक्चर जो आपने दिख गई। हाँ, कारण सिद्ध पर्याय। हाँ हाँ, उसमें आप देखिए, उस बुक में कारण सिद्ध पर्याय जहाँ लिखा होगा वहाँ ऊपर नीचे लाइन खींची हुई होगी। हाँ जी, वो जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर तो, ऊपर वाली लाइन के ऊपर तो है उत्पाद है, उछलती हुई तरंगे। हाँ, हाँ, और नीचे वाली लाइन के नीचे जो है वो है गुण धर्म शक्तियां भरी हुई, शांत और रत्न बीच जड़ित। हाँ, रत्न दिखाई दे रहे हैं, तत्व, अतत्व, चिति, अमूर्तिक, राइट, उत्पाद, ध्रुवत्व, अकर्तृत्व, विरुद्ध धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, अभोक्तृत्व, अकार्य कारणत्व, निष्क्रियत्व, सर्वज्ञत्व, जीवत्व, वीर्य, नित्य प्रदेशत्व, संप्रदान, साधारण असाधारण धर्मत्व, अनेकत्व, सर्वदर्शित्व, असंकुचित विकासत्व, त्यागोपादान, शून्यत्व, प्रभुत्व, सुख, ये सब दिख रही है नीचे शक्तियां। राइट, तो इन शक्तियों की भी बात नहीं, और ऊपर उछलने वाली उत्पाद व्यय की भी बात नहीं, बीच का प्रवाह, हाँ, तो कारण सिद्ध पर्याय है। हाँ, जो उसका आधार हम क्या बोलते हैं कि ये फ्लो में, जो उत्पाद व्यय के फ्लो में निमित्त बन रहा है, हाँ वो ऐसे ले सकते हैं ना हम। हाँ, वो कारण पर्याय है। हाँ, उत्पाद व्यय के फ्लो में निमित्त बन रहा है, वो कारण पर्याय है। लेकिन जिस पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी उसके लिए वो कारण पर्याय कारण शुद्ध पर्याय हो जाएगी। करेक्ट। वो तभी कहलाएगी जब वो शुद्धता प्रकट होगी, तब उसको कारण शुद्ध पर्याय नाम दिया जाएगा, तब उसको कारण सिद्ध पर्याय चाहिए। वो कारण सिद्ध पर्याय राइट, दृष्टि का विषय है, अनुभूति का विषय है। हाँ, तरह से अपन ने ये थोड़ी बहुत चर्चा की है, और अपनी जो 27वें श्लोक की टीका चल रही है, प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे अपन। अभी यही विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति जो इन्होंने लिया था ना, उसमें आत्मधर्म आत्म जागृति का एक है, उसमें परिणामिक भाव नु वर्तमान कारण शुद्ध पर्याय, उस पे उन्होंने वो नियम। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, पारिणामिक भाव का वर्तमान, राइट, बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है बिल्कुल। पारिणामिक भाव तो त्रिकाल है, लेकिन त्रिकाल पारिणामिक भाव नहीं लेना यहाँ। हाँ, यहाँ उस त्रिकाल पारिणामिक भाव का जो वर्तमान है उसकी चर्चा है। ठीक है, हाँ जी, चलिए जनवाणी स्तुति। अभी भी निकलना है दिल्ली से। जा वाणी के ज्ञान ते
तुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ जो 9 बार